सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन और इस सेशन में हम नए केवल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि वेकेबलरी को भी सीखने की कोशिश, क्योंकि दोनों ही पार्ट जो हैं, दोनों ही कंपोनेंट जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप ग्रामर पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और वर्ड पावर यदि कहीं कमजोर रह जाता है, यदि आपका वेकेबलरी वाला पोर्शन जो है वो कहीं कमजोर रह जाता है, तो फिर वो आपको निश्चित रूप से परेशान करता है। तो आज का ये सेशन जो होगा वो होगा वेकेबलरी वर्ड्स विद ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। यानी हम ग्रामर कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन वर्ड्स के साथ समझेंगे, यानी शब्दों को ठीक ढंग से उनके एंटेनिम्स, उनके सिनोनिम्स और बहुत सारी चीजें सीखते सीखते ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, तो वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो सेशन है ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पे डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो, आप पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट मेंस, एसएससी या फिर अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये है क्वेश्चन, और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और फिर इसका आंसर करें। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर प्रैक्टिस के लिए दिया था। वही क्वेश्चन है, आज हम इस पे बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या देखिएगा, इट इज नॉट क्लियर वेदर द डेथ पेनल्टी deters crime. The word similar in meaning to deter is. पूछा ये है कि ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, इस सेंटेंस में एक शब्द काम में लिया हुआ है, वो ये है डीटर, DETER। ठीक है, और पूछा ये है कि वो शब्द ढूंढिएगा जो मीनिंग में इस शब्द के जैसा हो, यानी सिमिलियर वर्ड पूछा है, सिनोनिम पूछा है आपसे, इस पे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम समझते हैं, जो बच्चे केवल आंसर चाहें, उनको लगता है कि केवल हमें आंसर बता दिया जाए, तो आंसर इसका डी है। और वे बच्चे जो चाहते हैं कि इस क्लास में इस सेंटेंस से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हर एक शब्द का ऑपोजिट वर्ड, हर एक शब्द का सिनोनिम, सिमिलियर वर्ड डिस्कस किया जाए, वे बच्चे हमारे साथ बने रहें। क्या था भाई, देखिएगा, अब हम इसको समझते हैं। आप लोग भी साथ साथ आंसर करते चलिएगा। पहले हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इन चारों वर्ड्स को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, ये है, देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, इट इज नॉट क्लियर। आपको ये जानना है कि इस सेंटेंस में जो क्लियर वर्ड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जो सेंटेंस मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया है, आप उस सेंटेंस को सभी चीजों के साथ समझें। यानी उसमें कौन से शब्द, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसके सिमिलियर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड्स हमें जानने चाहिए। सारी बातों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, आप इसे समझ भी सकते हैं। जैसे देखिएगा, इट इज नॉट क्लियर, इसमें क्लियर जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप मेरे साथ साथ आंसर करते जाइएगा। क्लियर जो वर्ड है वो यहां एडजेक्टिव है। क्या है बेटा,
एडजेक्टिव है, ठीक है, क्लियर एडजेक्टिव है। इट इज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर जो है वो एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। किस प्रकार का एडजेक्टिव है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। यहां एक टर्म नई आ गई, मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इसकी चर्चा की है कि एडजेक्टिव को मुख्य रूप से दो भागों में बांट लिया जाता है। पहला कौन सा? ग्रेडेबल, जिनको ग्रेडेड में लिखा जा सकता हो, जिनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में लिखा जा सकता हो, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन ग्रेडेबल हैं, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये ग्रेडेबल है क्योंकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्लियरर और सुपरलेटिव डिग्री क्लियरेस्ट बन सकता है। ठीक है भाई, इट इज नॉट क्लियर, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव होगा। अब इसका एक वर्ड बनता है क्लैरिटी, CLARITY, क्लैरिटी। ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है इसका नाउन, यानी किस प्रकार से शब्दों को एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज किया जाए। तो क्लैरिटी क्या है? नाउन है। क्लियरली, क्लियरली क्या है? ये एडवर्ब है। क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। अब जो गंभीर विद्यार्थी हैं वे क्या करेंगे भाई? इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, आगे और समझते हैं हम चीजों को। देखिएगा, देखने को केवल एक क्वेश्चन है, आपको दिखाई देने में क्या देगा? केवल एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और अगले लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा हम इस एक ही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही जो क्वेश्चंस आपके पास हैं उन एक एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश, अलग अलग एंगल से जब आपको देखोगे तब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाएगी? क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर होगी बात भाई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस वर्ड को वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है? क्या इस वर्ड को, क्लियर को, वर्ड के सॉरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्लियर का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब चीजों को क्लियर करना चाहता हूं, तो वहां क्या हो जाएगी? क्लियर जो है वो क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कोशिश करें। उसके बाद अपन चलते हैं, एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर नोट जो है ये यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नॉट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पूछा जाता भी है आप लोगों से? नहीं भी पूछा जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि नॉट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग के इसका आंसर करेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें आंसर का पता नहीं होता है इसलिए हम कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं। जब आपको पता नहीं हो तो आप उसको जानने का प्रयास करें। अब हम कहां से जाने? हमें जब आते ही नहीं है तो हम कहां से जाने? आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स से ढूंढे, कहीं न कहीं ढूंढोगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। हो सकता है इसका आंसर नहीं मिले, लेकिन जब आप पे चीजें ढूंढ रहे होते हैं तब और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आती हैं। कुछ का रिवीजन हो जाता है और कुछ नई चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये उनके साथ ही होता है जो समय देते हैं, जिनके पास पढ़ाई के लिए समय है, जो जल्दबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे भी नॉट क्या है। क्लियर है? के बाद देखिएगा, इट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये प्रोनाउन है। कौन सा अभी? ये प्रोनाउन है। इज जो है वो क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है। और उसके बाद ये जो आपका है क्लियर, क्या है? एडजेक्टिव है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे किस प्रकार से वर्ड पावर और ग्रामर दोनों को समझा जा सके। अब एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ गया है और वो है WHETHER।
वेदर, क्या बोलते हैं इसको? वेदर बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जरूर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहां तक तो चीजें बड़ी आसान थी, आप बता सकते थे कि भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है। आपसे अब पूछा है कि वेदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप समझिएगा, देखिएगा, इट इज नॉट क्लियर। ये जो है ये एक क्लॉज है। ये क्या है भैया? के क्लॉज है। इट इज नॉट क्लियर। ये क्या है? एक क्लॉज है। अब इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्लोज होती क्या है और ये पोर्शन क्लोज क्यों है, इतनी पता होना चाहिए आपको। द डेथ पेनल्टी डिटर्स क्राइम, ये भी एक क्लॉज है। ये यहां तक का जो पोर्शन है ये भी क्या है भी? एक क्लॉज है। और जब दो क्लॉज किसी शब्द से जुड़ी हुई हो तो वो जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? अब तो मैंने आंसर लगभग बता ही दिया कि वे शब्द जो दो क्लोजेस को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंजंक्शन। CONJUNC, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो वेदर जो है ये कंजंक्शन है। अब एक बात और आपके दिमाग में आएगी कि साहब कंजंक्शन के कई प्रकार होते हैं। उनमें से दो मुख्य प्रकार जो हैं वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पता है सब लोगों को? कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वेदर जो है वो किस प्रकार का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप कहेंगे साहब इसको क्यों पता करें, यानी ये पता होने से क्या होगा? ये पता होने से आपको ये पता चलेगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मान लीजिएगा कि ये सेंटेंस आपको पूछ लिया जाए कि साहब दिया हुआ जो सेंटेंस है ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। पूछ सकते हैं ऐसा तो आपसे, ये तो एग्जाम के लायक बात है, पूछेंगे आपसे और आपको पता भी होना चाहिए। ये तभी आप बता पाएंगे जब आप ये बता पाए कि ये जो है कौन सा कंजंक्शन है। यदि ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तब तो ये कंपाउंड है, और यदि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है वो समझ गए होंगे इसका आंसर। यदि आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप पे जरूर कोशिश करें, कम से कम एक बार अभी दिमाग में लाएं कि साहब मैंने पढ़े तो थे कंजंक्शन, मैंने सिंथेसिस पढ़ा तो था, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो था, और ट्रांसफॉर्मेशन में सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी था कि देखो ये कंपाउंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है, इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, इस प्रकार से इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें मुझे बताई थी। तो कम से कम क्लास के दौरान ही, यानी अभी एक बार आप क्या करें, चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करें। अब जो रिवीजन आपका हो रहा है ये आप फिर भूलेंगे नहीं कभी भी। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बनने वाला सेंटेंस जो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी क्लियर हो गया अभी। अब चलते हैं आगे। एक सेंटेंस और मैं आप लोगों से लिखता हूं, फिर आप बताना कि वो क्या है। ठीक है, सेंटेंस है, दिखेगा। He asked me whether I needed any help. He asked me, he asked me whether I needed any help. Whether I needed any help. तो यहां जो वेदर है ये क्या है भाई? ये भी कंजंक्शन है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि आपको किसी हेल्प की आवश्यकता है क्या? तो ये वेदर क्या है? ये भी कंजंक्शन है। लेकिन कई कई बार जो है आपने देखा होगा कि वेदर के साथ एक वर्ड और जुड़ता है, वेदर और, WHETHER। वेदर के साथ एक वर्ड और लिखा होता है और। सुना भी आपने कभी? जरूर सुना होगा,
वेदर और, ठीक है, वेदर के साथ और है, तब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बन जाता है। कौन सा कंजंक्शन बन जाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब आप कहेंगे साहब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव नाम सुना आप लोगों ने? जरूर सुना होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है भाई? सी ओ कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? वे कंजंक्शन जिनका काम ये होता है कि वो ये बताएं कि एक सेंटेंस में दो वर्ड या फ्रेजेस एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, वे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। 2 4 5 के नाम याद कर लो, जैसे बॉथ एंड। बॉथ एंड जो है ये कैसा कंजंक्शन है अभी? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। ये पेयर में चलते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? ये जोड़ों में चलते हैं, यानी इनके जोड़े होते हैं, ठीक है। और जोड़े क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि पेयर जो है यानी बोथ के बाद आप एंड ही लिखेंगे, बिटवीन नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? जैसे ईदर, EITHER, ये सुना आपने? इधर के बाद क्या लिखेंगे आप पे? और लिखेंगे। आइदर कह दो, इधर कह दो, दोनों सेम बात है। नाइदर, नाइदर के साथ क्या आएगा? नॉर आएगा। क्या है ये? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हार्डली के साथ क्या आएगा? हार्डली के साथ क्या आएगा? वेन आएगा। क्या है ये? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन वाले चैप्टर में एग्जाम में पूछते हैं आप लोगों से। नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हैं। आप और भी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं उनको यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि साहब देखिएगा ये और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और यानी वेदर के बाद जो आता है वो हमेशा क्या आता है? और आता है, यदि आप इसको कोरिलेटिव के रूप में प्रयोग करें तब। ये भी हो गया अभी। चलो और बहुत सारी चीजें देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये इस प्रकार के जो सेशन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिन लोगों ने अच्छे स्तर की पढ़ाई कर ली है, उन लोगों के लिए ये सेशन जो है ये बहुत शानदार रिवीजन होता है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि इस प्रकार के सेशंस मैक्सिमम हो, ताकि छोटी छोटी कमियां आपकी रह गई। देखो इनसे सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं कि भाई सिलेबस तो आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करना होता है। लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद इस प्रकार के जो सेशंस हैं वो आपकी तैयारी को धार देने का काम करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स अधूरे कहीं रह गए उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत करने का काम करते हैं। एक शानदार से शानदार आपका रिवीजन करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं भी अपन क्या है? डेथ पेनल्टी। एक वर्ड और है, द डेथ पेनल्टी, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि इस वर्ड में ये है, देखिएगा डेथ पेनल्टी लिखा हुआ है, DEATH, डेथ, EENALT, क्या लिखा हुआ बेटा? डेथ पेनल्टी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें से पूछे कि यहां जो डेथ वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? यहां जो वर्ड दिया हुआ है डेथ, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये बताइएगा भाई आप लोग। वैसे डेथ जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कि आप सब जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को तो कि डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मौत। एवरीबॉडी फियर्स डेथ। हर आदमी को डर लगता है, किससे? मौत से डर लगता है। तो डेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं यहां की बात कर रहा हूं कि यहां डेथ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहले आप एक काम करें, पेनल्टी शब्द को समझें कि पेनल्टी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पेनल्टी का मतलब होती है सजा, दंड, पेनल्टी है। और ये क्या है? नाउन है। पेनल्टी जो वर्ड है ये क्या है? नाउन है, ठीक है। किस प्रकार की पेनल्टी? डेथ पेनल्टी। किस प्रकार की सजा भाई? मौत की सजा। डेथ पेनल्टी से मतलब क्या है?
मौत की सजा है यहां, तो यहां जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक फ्रेज और लिखता हूं, आपको चीजें और ठीक से क्लियर हो जाएंगी। एक फ्रेज और लिख रहा हूं, वाटर पार्क, एक वर्ड है वाटर पार्क। इस फ्रेज को समझिएगा और वाटर पार्क, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पार्क जो वर्ड है ये क्या है बेटा, ये नाउन है पार्क, ठीक है। किस प्रकार का पार्क, वाटर पार्क। यहां जो वाटर है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, ये इसके लिए एडजेक्टिव। या तो आप इस पूरे को ये कह सकते हैं वाटर पार्क ऐसे, तब ये कंपाउंड नाउन हो सकता है। अदरवाइज ये क्या है, आपका वाटर जो है ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात भाई, ठीक है। ये पूछा हुआ है एक बार वाटर पार्क वाला, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और वाटर को अंडरलाइन किया हुआ था। पूरे वाटर पार्क को नहीं, केवल वाटर को अंडरलाइन किया हुआ था और फिर पूछा कि इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है। अंडरलाइन वर्ड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। यहां आपको वाटर को क्या बताना चाहिए था, एडजेक्टिव बताना चाहिए था। ऐसा आरपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं भी, आप लोगों से केवल उन्हीं बातों पे चर्चा की जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बिना एग्जाम के, बिना काम के कोई बात आपसे नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का समय और मेरा समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। न आप लोगों के पास फालतू बातों के लिए समय है और न ही मेरे पास समय, इसलिए केवल हम उन चीजों पे बात करेंगे जो सीधी सीधी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। क्या था भाई हमारा, डेथ, डेथ पेनल्टी। अब आप लोग बता देंगे कि इसमें पेनल्टी वर्ड जो है वो क्या है, नाउन है, और डेथ वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि आपको केवल डेथ को अंडरलाइन किया जाए ऐसे ही और पूछा जाए कि डेथ क्या है, तब आप कहेंगे कि साहब ये क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स आपको सोचने की आवश्यकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे और फिर जो वर्ड हमारा है वो है डीटर, DETER, डीटर है। यहां ये जो वर्ड है ये वर्ब है। क्या है भी, ये वर्ब है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, इसीलिए क्या लगाया हुआ है, एस का प्रयोग किया हुआ है, डीटर्स लिखा हुआ है, वर्ब है। आपसे कोई पूछ ले मानो कि साहब यहां जो डीटर वर्ड है ये कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब से क्या मतलब अभी, कौन सी वर्ब से ये मतलब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, ना तो पूछेंगे आपसे जब आप पे DSSB की तैयारी कर रहे हो, जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपसे इतना तो पूछेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो कौन सी वर्ब है। डीटर यानी रोकना किसी चीज को, किसी काम जो हो रहा है उसको क्या कर देना, रोकना, ठीक है। और किसको रोकने की बात हो रही है, यहां क्राइम को रोकने की बात हो रही है, यानी इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उस वर्ब को क्या कहा जाता है, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो उन वर्ब को ट्रांजिटिव कहा जाता है। इसलिए तो यहां डीटर वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो गई बात भाई। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स आप सोच लें, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें कोई बात नहीं है, कम से कम अपने दिमाग में सोच जरूर लें कि साहब ये ट्रांजिटिव है और ये देखो इंट्रांजिटिव है, तब आप पे वास्तव में विनर बनेंगे। एक वर्ड में लिखता हूं डिटरेंट, DATERRENT, डिटरेंट एक वर्ड लिखता हूं जो किससे बना हुआ है, इस डीटर वर्ब से बना हुआ है। शब्द को देख लीजिएगा एक बार, क्या वर्ड है, DETERRENT,
डिटरेंट वर्ड है। आपका काम ये है कि आप ये बताइएगा कि डिटरेंट वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, डिटरेंट वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको ये बताने का प्रयास करना है। ठीक है, डिटरेंट एग्जाम्पल भी लिखिएगा और बताइएगा जरूर भाई कि साहब ये डिटरेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे बढ़ते अपन। क्राइम जो है वो क्या है, नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे जो एक वर्ड बनता है क्रिमिनल, क्या वर्ड बनता है, क्रिमिनल। ठीक है, अब अपन आते हैं ग्रामर की जो भी बातें थी वो हमने इसमें समझने की कोशिश की, और मुझे विश्वास है कि आपको कई चीजें ठीक ढंग से समझ में आएंगी। लेकिन ये तो हमारी क्लास का एक हिस्सा हुआ है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत अद्भुत क्लास है। आज की जो क्लास है वो ये है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के साथ किस प्रकार से वर्ड पावर को मजबूत किया जाए। अब हम आते हैं, इसमें पहला जो शब्द है वो है निग्लेक्ट। नेग्लेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, निग्लेक्ट वर्ड बोलेंगे इसको। ठीक है, निग्लेक्ट का सिमिलियर वर्ड बताइएगा और इसका ऑपोजिट वर्ड बताइएगा। सिमिलियर वर्ड एक होता है इग्नोर। निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की उपेक्षा करना, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर करना। ठीक है, निग्लेक्ट का क्या बनता है, सिमिलियर वर्ड बता रहे हैं भी अपन, क्या करना, इग्नोर करना, किसी चीज को ध्यान नहीं देना। डिसरिगार्ड भी होता है, डिसरिगार्ड भी एक वर्ड होता है। ठीक है, ओवरलुक, किसी चीज को ओवरलुक कर देना, यानी उसको ध्यान नहीं देना, उसके ऊपर से चीजों को निकाल लेना, वो क्या कहलाता है, निग्लेक्ट कहलाता है। अब ये तो एक ही बात हुई, आप लोग भी इनके सिमिलियर वर्ड्स लिखिएगा। देखिएगा, जब आप कमेंट बॉक्स में एक वर्ड लिखेंगे, नया शब्द लिखेंगे, दूसरा बच्चा दूसरा नया शब्द लिखेगा, तीसरा बच्चा कोई और शब्द लिखेगा, फिर आप एक दूसरे के कमेंट्स देखेंगे, तो अपने आप में एक क्लास हो जाएगी। वो आप लोगों को कई नए शब्द मिलेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी है, खूब जितने आपको आते हैं लिखने हैं, और नहीं आते हैं तो इधर उधर से कोशिश करनी है वो लिखने। अब चलते हैं अपन इसके ऑपोजिट वर्ड पे। निग्लेक्ट यानी ध्यान नहीं देना, और ध्यान देने को क्या कहते हैं, विशेष ध्यान देने का मतलब होता है केयर होता है, टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, क्या करना भाई, ध्यान देना। टू पे हीड एक वर्ड होता है, टू पे हीड, हीड का मतलब भी क्या होता है, ध्यान देना होता है। ठीक है, लुक आफ्टर, किसी चीज की देखभाल करना, क्या करना, लुक आफ्टर करना भी क्या होता है, निग्लेक्ट का ऑपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड हमने लिखे हैं यहां, और के बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। वो वर्ड है डिसअप्रूव। कौन सा वर्ड है भाई, डिसअप्रूव। आपने एक वर्ड सुना अप्रूवल, APP, आपने ये सब सुना, अप्रूवल क्या होता अभी, कि वहां से अप्रूवल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। आपने कोई एप्लीकेशन लगाई, आपने कोई आवेदन किया, और वहां से अप्रूवल नहीं मिला, यानी वहां से स्वीकृति नहीं मिली, वहां से मान्यता नहीं मिली, वहां से ये नहीं कहा गया कि ये ठीक है। अप्रूव करने का मतलब होता है कि यू से समथिंग इज राइट, कि कोई चीज बिल्कुल सही है, आपने ये कह दिया, इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। और अप्रूव तो वर्ब है, और अप्रूवल जो है वो क्या है, नाउन है। अप्रूवल क्या है बेटा, नाउन है। समझ में आई बात आपको, ठीक है। और डिसअप्रूव इसका क्या है, ऑपोजिट। क्लियर हो गई बात ये भी। उसके बाद में पल चलते हैं डिफर, DIFFER। आपने डिफरेंस सब सुना है, डिफरेंस, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डिफरेंस शब्द को नहीं सुना हो। डिफरेंस होता है अंतर, DIFFERENC। डिफरेंस जो है ये नाउन है, डिफरेंस जो है ये क्या है,
नाउन है, और इसी डिफरेंस नाउन से जो वर्ब बनती है, इसी डिफरेंस नाउन से जो क्रिया बनती है, वो क्या बनती है भाई? डिफर बनती है, डिफर। और वो डिफर ये है, डिफर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका। डिफर का मतलब होता है अलग होना। डिफरेंस का मतलब होता है अलग, और डिफर का मतलब होता है दो चीज जब अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, एक दूसरे की जैसी नहीं होती हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं? तो डिफर कहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, VARY, वेरी। वेरिएंस सुना? वेरिएंस, अंतर। वेरिएबल्स जो चेंज होती हो उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। वो सब जो है वो VARY से बना हुआ है, से बना हुआ है, VARY। किससे बना भाई? VARY। ठीक है, ये वो शब्द नहीं है। कौन सा? VERY, ये सब नहीं है। वेरी शब्द जो है वो अलग है। वेरी बहुत ज्यादा, जो अक्सर एडवर्ब के रूप में काम में लिया जाता है, वेरी एडवर्ब। जबकि ये जो वेरी है, ये क्या है? वर्ब है, वेरी। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? अलग अलग होना। कॉन्ट्रास्ट भी होता है, कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, चीजों को क्या करना भाई? अलग अलग करना। ठीक है, अब इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो कौन सा होता है? रिजेंबल, RASEMBLE। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना, एक जैसा होना। रिजेंबल शब्द से एक बात और याद आ रही है मुझे। इस बार एग्जाम में आरपीएससी में रिजेंबल शब्द से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आपको याद आ रहा हो, यदि आपने पुराने पेपर्स को ठीक ढंग से देखा हो, पीवाईक्यूज यदि आपने अच्छे ढंग से सोल्व किए हो, तो आपको याद आ जाएगा कि रिजेंबल शब्द से एक क्वेश्चन इस बार आरपीएससी ने पूछा था। क्या पूछा था देखिएगा। रिजेंबल के बाद प्रेपोजिशन पूछी थी। रिजेंबल के साथ क्या पूछी थी? प्रेपोजिशन पूछी थी। CRASEMBL, सी रिजेंबल्स मदर। और रिजेंबल के बाद में किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक फ्रेजल वर्ब भी है जिसका मतलब होता है रिजेंबल। यदि याद है तो फ्रेजल वर्ब ढूंढने की कोशिश की। इस प्रकार जब आपके दिमाग को थोड़ा सा कुरेदा जाएगा, जब आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाया जाएगा, तभी तो कुछ सीखोगे ना। ऐसा थोड़ी ना जो चीजें आपको आती हैं पहले से ही केवल आप उन्हीं को सुनते जाएं, तब तो दिमाग पे जोर ही नहीं आएगा। नया कब सीखोगे? इफ इट डज नॉट चैलेंज यू, डजंट चेंज यू। यदि ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, ये आपको चेंज भी नहीं कर रहा है। कोई चैलेंजिंग चीज आप नहीं ले रहे हैं, आप पे डेवलप भी नहीं हो रहे हैं, आपका विकास भी नहीं हो रहा है, आप नई चीजें नहीं सीख रहे हैं। इसलिए समथिंग मस्ट बी चैलेंजिंग। कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें चैलेंज करता हो कि ये बता, ये करके दिखा, ये कर। तभी तो आप लोग अपनी जो क्षमता है उसको और विकसित करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। तो रिजेंबल के साथ क्या है? किसी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, वो फ्रेजल वर्ब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि आंसर भी लिखते हैं। ये हो गया भाई आपका डिफर। और अब इस क्वेश्चन का आंसर, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है, और डिटर का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है, हिंडर के लिए और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई? चेक करना होता है, CHEC की चेक। चेक यानी भी रोकना होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है डिसवेड।
DISSUAD, डिस्वेड। डिस्वेड का मतलब होता है आप जो काम कर रहे थे मैं आपको हतोत्साहित कर दूं, उस काम को करने के लिए रोक दूं, उसको डिस्वेड कहते हैं। इसका एक ऑपोजिट होता पर्सुएड। क्या होता है? पर्सुएड। पर्सुएड का मतलब होता है किसी आदमी को कोई काम करने के लिए मनाना। पर्सुएड, ही इज गुड एट परsuasing, वो किसी आदमी को मनाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। ठीक है। डिस्करेज वर्ड भी होता है। ठीक है। डिस्करेज, एक वर्ड क्या है? डिस्करेज वर्ड भी होता है। ये सब के सब क्या है? हिंडर है। हिंडर से एक वर्ड होता है हिंडरेंस। क्या होता है? हिंडरेंस। हिंडरेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? बाधा। हिंडरेंस होता है वो। ठीक है। आपके जीवन में कितने भी हिंडरेंस आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, लेकिन आप लोगों को क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। ये हमने क्या किया? आपको डिस्करेज से इनकरेज किया। क्या किया भाई? इनकरेज किया। तो इसका ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? पर्सुएड हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। ये सारे शब्द क्या है भाई? इसके इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं, और से यदि आप लोगों को चीजें ठीक लगी हो, आप लोगों को लगा हो कि आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा कॉन्सेप्ट आज आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी बात आपको आज सबसे अच्छी लगी, और कौन सी बात आप पूछना चाहते हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं वीनस वर्ल्ड की एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स के बारे में। देखिएगा, यदि आपके पास बुक्स, आपका कंटेंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही कंटेंट पे नहीं करते हैं, तो फिर आपकी मेहनत का कैसे फल मिलेगा? ये लिटरेचर के लिए है, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें सेकंड ग्रेड का कंप्लीट लिटरेचर है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, वो सब है इसमें। इसमें न केवल थियरी है, बल्कि लगभग कितने क्वेश्चंस हैं? 1600-1700 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी है। अपने प्रकार की अद्भुत किताब है ये। उसी प्रकार से वीनस पेडागोजी, ये मेथड्स के लिए है, इसमें भी ऐसे ही है। थियरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, और सबकी एक्सप्लेनेशन है। और ये है फर्स्ट ग्रेड के लिए मैकबेथ और एज यू लाइक इट। मैकबेथ और एज यू लाइक इट का कंप्लीट टेक्स्ट है, समरी है, इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और पीवाईक्यूज, सभी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जो भी कैंडिडेट्स इन बुक्स को बाय करना चाहें, वो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको क्लास ठीक लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर साझा कीजिएगा, ताकि गांव ढाणी तक वीनस वर्ल्ड की जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।